Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 14th February 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. First article is about statutory status to MSP, minimum support price. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें भी जो एक सब टॉपिक दिया हुआ है एग्रीकल्चरल इशूज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडी, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। देखिए, फार्मर्स की मेनली दो ही प्रॉब्लम होती, एक या तो क्रॉप फेलियर, नहीं तो मार्केट फेलियर। दिस इज व्हाट हैज बीन हाईलाइटेड बाय नीति आयोग कि फार्मर्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लो इनकम और सरकार के टारगेट है टू डबल द फार्मर्स इनकम। ये सरकार ने टारगेट अपने लिए रखा था 2015 में ही कि 2022 तक रियल सेंस में फार्मर्स की इनकम को डबल करेंगे। तो फार्मर्स की प्रॉब्लम क्या है? लो इनकम। और लो इनकम के पीछे दो मुख्य कारण हैं। क्रॉप फेलियर, कभी फसल बर्बाद हो जाती है, और इसके लिए फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे स्कीम्स हैं। क्रॉप फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए, अगर क्रॉप फेलियर हो जाता है तो उस केस में फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, लेकिन क्रॉप फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एंड ऑल, ये सब है। और मार्केट फेलियर दूसरा कारण है। दूसरा कारण जो मार्केट फेलियर है उसमें क्या होता है कि बम्पर प्रोडक्शन हो जाते हैं। क्रॉप फेलियर में प्रोडक्शन लोअर देन एक्सपेक्टेशन, तो उस केस में फार्मर्स को लॉस होता है। मार्केट फेलियर इज बम्पर प्रोडक्शन, जब सारे के सारे फार्मर्स कुछ पर्टिकुलर तरह के क्रॉप्स को खूब प्रोड्यूस करेंगे तो प्राइस क्रैश कर जाता है मार्केट में। ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है मार्केट फेलियर, और उस केस में फार्मर्स आर नॉट एबल टू गेट डिजायर्ड बेनिफिट और इनकम फ्रॉम देयर क्रॉप, एंड दैट लीड्स टू लो इनकम फॉर द फार्मर। समटाइम्स इट लीड्स टू ह्यूज लॉस एज वेल। तो मार्केट फेलियर से प्रिवेंट करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए एक इनिशिएटिव लेकर के आई भारत सरकार। 1960 से ही इस इनिशिएटिव को कहा जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी स्कीम। एमएसपी स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार क्रॉपिंग सीजन में ही अनाउंस कर देती है फॉर फ्यू काइंड्स ऑफ पर्टिकुलर क्रॉप्स कि इसका एमएसपी इतना हो गया। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि अगर कोई मार्केट में इसको इस पर्टिकुलर रेट पे नहीं खरीदता है, इससे कम ऑफर करता है, तो आप इस क्रॉप को भारत सरकार की एजेंसी एफसीआई को बेच सकते हैं एट दिस एमएसपी। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं विथ हेल्प ऑफ दिस फिगर। मान लीजिए कि फार्मर्स ये खेती कर रहे हैं ऑफ क्रॉप ए, सोइंग सीजन है अभी क्रॉप ए का। फार्मर्स के मन में चिंता चल रही है कि ये क्रॉप ए उगा तो रहे हैं, लेकिन अगर इसका मार्केट में उनको सही दाम नहीं मिला तो उनको नुकसान हो सकता है। तो सरकार क्या करेगी? सोइंग सीजन के वक्त ही क्रॉप ए के लिए एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मान लीजिए अनाउंस कर दिया ₹50 पर केजी, कि कोई खरीदे ना खरीदे हम ₹50 प्रति केजी पे तो आपसे खरीद ही लेंगे मिनिमम, इतना दाम तो आपको हम गारंटेड कर दिया। तो दिस इज हाउ मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज ए काइंड ऑफ गारंटी ऑफ फ्लोर प्राइस, बेसिक मिनिमम प्राइस दैट फार्मर्स आर गारंटेड टू गेट ऑन देयर क्रॉप। तो दैट इज हाउ मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है, ये स्कीम जो है, इट ब्रिंग्स डाउन द वल्नरेबिलिटी ऑफ द फार्मर्स दैट इज एसोसिएटेड विथ बम्पर प्रोडक्शन। ये जो एमएसपी है 22 तरह के क्रॉप्स के लिए, इन जनरल 22 क्रॉप्स के लिए अनाउंस किया जाता है बाय गवर्नमेंट। फ्यू क्रॉप्स आर फॉर खरीफ सीजन एंड अदर आर फॉर रबी सीजन। और ये जो एमएसपी है ऑन दीज 22 क्रॉप्स नोन एज नोटिफाइड क्रॉप्स, इसको प्रपोज करती है भारत सरकार की ही बनाई गई एक कमीशन है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर प्राइसिंग का ऐसा कुछ नाम है, CACP। तो CACP प्रपोज करती है, और फाइनल डिसीजन कि कौन से क्रॉप के लिए कितना एमएसपी होगा, वो फाइनल डिसीजन लेती है भारत सरकार की कमिटी, कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो CACP प्रपोजेस MSP for different kinds of crops and Cabinet Committee on Economic Affairs gives final approval। MSP की अगर बारे में बात की जाए तो किसी किसी साल में 23 क्रॉप रहते हैं, किसी साल में 22 क्रॉप रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट्स डिसीजन। तो स्टार्टेड इन 1966-67, स्टार्टेड विथ वीट एंड राइस एंड ऑल। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखिए MSP को बढ़ाया गया है।
फॉर एग्जाम्पल इन 1970s वीट के लिए एमएसपी 76 रुपीज पर क्विंटल था, राइस के लिए इट वॉज 51 रुपीज पर क्विंटल. नाउ इट हैज गॉन अप टू एज हाई एज 1975 rupees per quintal for wheat and 1868 per quintal for rice या paddy. As I've already told you, MSP is recommended by CACP for about 22 या 23 crops. ये बदलते रहते हैं, ठीक है. कई सारे जगहों पे आपको 22 दिखेगा, किसी साल 22 क्रॉप्स, किसी साल 23 क्रॉप्स, ऐसे रहता है. तो CACP recommends basic minimum support price for crops and it is approved by cabinet committee on economic affairs finally. तो अब देखिए ये जो क्या होगा प्राइस, कितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा, दैट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द फार्मर, कि फार्मर को वो क्रॉप उगाने में खर्च कितना लगा है. देखिए MS स्वामीनाथन कमेटी एक बनाई थी भारत सरकार ने एग्रीकल्चर के ऊपर. ये MS स्वामीनाथन साहब वही हैं जिनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता हमारे देश के अंदर, और इनको हाल फिलहाल में अभी भारत सरकार ने भारत रत्न भी अवार्ड दिया है आफ्टर इज डेथ, ऑफ कोर्स पोस्ट्यूमसली. इसी साल इनका डेथ भी हुआ है MS स्वामीनाथन साहब का. MS स्वामीनाथन कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, इसने प्रपोज किया कि MSP शुड बी 1.5 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि फार्मर का अगर कॉस्ट किसी भी क्रॉप को उगाने का 50 रुपीज है तो उस पे MSP कम से कम उसका 1.5 टाइम्स यानी कि 75 रुपीज तो होना ही चाहिए. भारत सरकार ने MS स्वामीनाथन कमेटी के इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया इन बजट 2018, और तब से भारत सरकार MSP जो रखती है दैट इज इन जनरल 1.5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी 3 तरीके के होते हैं. फार्मर्स के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी 3 टाइप का होता है. पहला हो गया A2 को. A2 कॉस्ट इज द एक्चुअल कॉस्ट दैट हैज बीन पेड बाय द फार्मर्स, दैट इज A2. A2 प्लस FL इज सेकेंड टाइप ऑफ कॉस्ट. इसमें जो FL है दैट मीन्स फैमिली लेबर. तो मान लीजिए कि एक फार्मर है, उसने फर्टिलाइजर खरीदा 1000 रुपए का, पेस्टिसाइड खरीदा 1000 रुपए का, सीड खरीदा 1000 रुपए का, तो 3000 रुपए तो उसका असल में कॉस्ट लगा क्रॉप उगाने के लिए. लेकिन उसके फैमिली के 3 मेंबर्स ने काम किया खेतों में 3 महीने, वो कॉस्ट तो उन्होंने गिना नहीं, वो लेबर कॉस्ट तो उन्होंने गिना नहीं. लेकिन अगर वो नोशनल एक लेबर कॉस्ट भी गिना जाए, अगर वो 3 मेंबर्स फैमिली के काम करने के बजाय कहीं से भाड़े पे लेबर लेकर के आते तो लेबर को वेजेस भी तो देना पड़ता, तो वो वेजेस को भी अगर नोशनल तरीके से ऐड कर लिया जाए तो वो कॉस्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन वुड बी नोन एज A2 प्लस FL. अब मान लीजिए कि 1000 रुपए का सीड लाए, 1000 रुपए का पेस्टिसाइड लाए, 1000 रुपए का फर्टिलाइजर लाए. 3 लोग परिवार के मिल करके अपने ही खेत में काम कर रहे हैं. अब इमेजिन कीजिए कि ये खेत उन्होंने कहीं किसी से भाड़े पे लिया होता, उनका खुद का खेत नहीं होता. तो भाड़े पे अगर लिया होता तो रेंट भी तो देना पड़ता. तो वो जो रेंट अमाउंट होगा दैट इज ऑल्सो ए नोशनल अमाउंट, जो A2 में इंक्लूडेड नहीं है, A2 प्लस FL में भी इंक्लूडेड नहीं है. तो तीसरा तरीके का कॉस्ट कि अगर वो जमीन भाड़े पे ली होती तो भाड़े का तो पैसा देना होता ना, तो वो कॉस्ट को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो थर्ड काइंड ऑफ कॉस्ट कम्स विच इज A2, which is overall known as C2. C2 includes A2, FL along with revenue foregone on the owned land in the form of rent and fixed capital assets interest. तो वही अगर आपको बेसिक अपना इकोनॉमिक क्लास याद हो तो आपको याद है ना कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर एंड कैपिटल. तो लैंड का अपना कॉस्ट होता है रेंट, कैपिटल का अपना कॉस्ट होता है इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर्स इस केस में लेबर हो गए फैमिली मेंबर्स तो उनका अपना खुद का कॉस्ट है, फैमिली लेबर एंड ऑल. तो उस तरीके से तो C2 इज द कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट. तो इस तरीके से 3 कॉस्ट हो सकते हैं फॉर फार्मर्स व्हेन दे डू एग्रीकल्चर. अब MS स्वामीनाथन कमेटी ने रिकमेंड किया कि MSP शुड बी 1.5 टाइम्स हाइयर ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो मौजूदा टाइम में सरकार जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेती है फार्मर्स के क्रॉप्स के लिए दैट इज दिस वन, A2 प्लस FL वाला. सो करेंटली CACP eventually recommends
एंड गवर्नमेंट अनाउंसेस एमएसपी, बट सीएसईपी जो प्राइस लेती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू सजेस्ट एमएसपी, दैट इज दिस वाला कॉस्ट E2 प्लस FL। अब जरा बात समझिए, देखिए थोड़ा बैकग्राउंड अगर आपको याद हो तो साल 2020 में भारत सरकार 3 कानून लेकर के आई थी विथ रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर। इनको कॉमनली कहा जाता था 3 फार्म बिल्स। अभी ये कानून चूंकि हट गए हैं तो उनको डिटेल में नहीं देखना है कि उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस थे, बट आप मोटा मोटा ये मान सकते हैं कि ये तीनों जो फार्म बिल सरकार लेकर के आई थी साल 2020 में, उनका सीधा सीधा एमएसपी से कुछ भी लेना देना नहीं था। बट समहाउ फार्मर्स ने कुछ एरिया के फार्मर्स, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के फार्मर्स, some of them guided by their vested interest, others guided by their political interest, somehow farmers के बीच में एक र्यूमर फैल गया या एक आइडिया फैल गया कि ये 3 फार्म लॉ की मदद से सरकार धीरे धीरे एमएसपी को खत्म कर देगी, जबकि सीधा सीधा उन तीनों फार्म लॉ का एमएसपी से कुछ भी लेना देना नहीं था। बट एक माहौल बन गया, एक आइडिया फैल गया, र्यूमर फैल गया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विथ हेल्प ऑफ दीज 3 फार्म लॉज द गवर्नमेंट विल इवेंचुअली डू अवे विद द प्रोविजंस ऑफ एमएसपी। तो फार्मर्स इस कारण से, ये जब रूमर फैला उसके बाद फार्मर्स ने खूब प्रोटेस्ट किया दिल्ली के आसपास। तो साल 2020 से प्रोटेस्ट शुरू हुआ, 2021 तक चलता रहा। फार्मर्स 3 डिमांड कर रहे थे सरकार से कि ये तीनों फार्म बिल को वापस ले लिया जाए, तीनों फार्म लॉ को वापस ले लिया जाए। मजबूरी में सरकार को तीनों फार्म लॉ को वापस लेना पड़ा। ऑन 19 नवंबर 2021 सरकार ने तीनों फार्म लॉ वापस ले लिए। लेकिन फार्मर्स वहां रुके नहीं। फार्मर्स का 2 डिमांड और था कि अब एमएसपी को स्टैट्यूटरी या लीगल स्टेटस दिया जाए, यानी कि एमएसपी सिर्फ सरकारी आदेश से नहीं चलेगा। नॉर्मली स्कीम्स आर रन एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, और यू मे से एज अ रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। स्कीम्स आर नॉट रन इन जनरल एज ए रिजल्ट ऑफ एन एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जब एमजी नरेगा लाया गया तो इट वाज जस्ट ए स्कीम। तो स्टार्टिंग में इसका नाम था एमजी नरेगस, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। बाद में इसको कानून बना करके एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन दे दिया गया। कानून बनाने से क्या होता है कि आने वाली कोई भी सरकार उसको हटा नहीं सकती, उसको वो देना ही होगा इस स्कीम का फायदा, अनटिल एंड अनलेस दे ब्रिंग अनदर लॉ टू अमेंड द ओरिजिनल वन। तो ये फायदा होता है किसी भी स्कीम को कानूनी तौर पे इंप्लीमेंट करने का, स्टैट्यूटरी बैकिंग देने का। दैट नाउ any government that comes into power will have to continue with that scheme until and unless they bring some amendment law to revoke that earlier act. So MSP is a scheme under which farmers get a kind of price insurance for about 22 to 23 types of crops. But MSP does not have any statutory status, it does not have legal status. तो ये जो फार्मर्स 2020 से प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट दिस 3 फार्म बिल्स, उन्होंने सरकार के ऊपर दबाव बनाया कि आप ये तीनों फार्म बिल वापस लीजिए। उसके अलावा एमएसपी को स्टैट्यूटरी स्टेटस दीजिए, लीगल स्टेटस दीजिए, ताकि आने वाली कोई भी सरकार उसको हटा ना पाए। और तीसरा, एमएसपी कैलकुलेट करने के लिए 1.5 टाइम्स जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं, इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये C2 वाला लिया कीजिए, ये कॉम्प्रिहेंसिव वाला लिया कीजिए। सरकार ने पहला डिमांड तो मान लिया। दूसरी और तीसरे डिमांड के लिए सरकार ने कहा कि ओके फाइन, वी आर गोइंग टू सेट अप ए कमिटी नोन एज संजय अग्रवाल कमिटी। 26 मेंबर की ये कमिटी है, हेडेड बाय संजय अग्रवाल। और इस कमिटी को काम दिया गया कि आप ये दोनों जो बाकी के डिमांड हैं इसको स्टडी कीजिए और बताइए कि ये कितना संभव है। संजय अग्रवाल कमेटी का अभी तक कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं आया है, 2022 से लेकर के अब तक। भारत सरकार ने संजय अग्रवाल कमेटी बनाई इन ऑर्डर टू मेक सजेशंस सो दैट एमएसपी कुड बी मेड मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। संजय अग्रवाल कमेटी को बताते वक्त भी या बनाते वक्त भी सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि संजय अग्रवाल कमेटी को काम दिया गया है टू डिसाइड कि वेदर एमएसपी शुड बी गिवन a statutory provision or not. So there is no term of reference for MSP law. Sanjay Agarwal committee has been created in order to study MSP and suggest measures to make it more effective and transparent. That is what it is. But farmers को उस वक्त लगा कि ठीक है, संजय अग्रवाल कमेटी बनी है तो it will give suggestions to give statutory backing to MSP. लेकिन 2 साल बीत गए हैं लगभग,
और अभी तक संजय अग्रवाल कमेटी का कोई भी फाइनल फैसला आया नहीं, और यही कारण है कि पंजाब के फार्मर्स वापस से प्रोटेस्ट करने पे उतर आए हैं, और एक वापस से प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। दिस टाइम दे आर डिमांडिंग दैट एमएसपी शुड बी गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस, लीगल स्टेटस टू एमएसपी। दैट इज द प्रॉब्लम। और दिल्ली चलो का नारा दिया उन्होंने, और यही कारण है कि दिल्ली की पुलिस और बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज उनको लगाया गया है दिल्ली में इन ऑर्डर टू ब्लॉक द रोड्स टू प्रिवेंट फार्मर्स मूवमेंट रीचिंग टू दिल्ली। लेकिन जो सरकार के लोग हैं या एक्सपर्ट्स हैं इकोनॉमी के, उनका कहना है कि फार्मर्स का ये जो डिमांड है टू गिव स्टैट्यूटरी स्टेटस टू एमएसपी, दैट कैन बी लॉजिस्टिकल नाइटमेयर। इसको इम्प्लीमेंट करना लॉजिस्टिकली काफी कठिन होगा, एंड इट वुड बी फिजिकली डिजास्ट्रस फॉर द गवर्नमेंट। क्यों ऐसा वो कह रहे हैं, तो वो भी जरा समझिए। ये भी तो इसको समझने के लिए कि व्हाई सच काइंड ऑफ डिमांड स्टैट्यूटरी स्टेटस टू एमएसपी कुड बी लॉजिस्टिकल नाइटमेयर एंड फिजिकल डिजास्टर, ये समझते हैं। इसके लिए थोड़ा समझते हैं कि एमएसपी के अंदर जो क्रॉप्स को प्रोक्योर किया जाता है उसका असल में इस्तेमाल कैसे होता है। देखिए, फार्मर मान लीजिए एमएसपी पे उसको अपना क्रॉप बेचना है, तो वो मंडी जाएगा, नियरेस्ट मंडी पे जाएगा, एग्रीकल्चरल मंडी, जिसको कहा जाता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी मंडी, एपीएमसी मंडी। वहां पे एफसीआई का इस तरह का सेंटर रहेगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, जो भारत सरकार की एजेंसी है। वहां जाकर के वो अपने क्रॉप्स को एमएसपी पे बेच सकता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स कई सारे स्टेप्स लेती है, सर्वेइंग करती है, ग्रेडिंग करती है कि प्रॉपर क्वालिटी का है कि नहीं, एंड ऑल। उसके बाद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एमएसपी पे वो क्रॉप खरीद लेगी, जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस भारत सरकार ने अनाउंस किया है, और उसको स्टॉक होल्डिंग करके रखेगी, और फिर उसको अलग अलग स्टेट्स में पहुंचाया जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट्स की मदद से फिर उसको अलग अलग पीडीएस शॉप्स पे, राशन की दुकान पे पहुंचाया जाएगा, जहां से फिर गरीबों को अलग अलग जो स्कीम्स हैं, जैसे अब जो स्कीम चलती है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके अंतर्गत लगभग 81 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट 5 किलोग्राम फूड ग्रेन पर मंथ प्रोवाइड किया जाता है। इस तरह की और भी कई सारे स्कीम्स है, अन्नपूर्णा स्कीम, अंत्योदय अन्न योजना स्कीम। वो सारी स्कीम्स में गरीबों को राशन की दुकान से फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, वही फूड ग्रेन्स जो एमएसपी पे प्रोक्योर करती है सरकार वाया एफसीआई। अब सोचिए इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इश्यूज विद दिस मॉडल। फार्मर बेचा, फार्मर को तो चलिए एमएसपी मिल गया, लेकिन अभी कैसा है कि एफसीआई को आदेश दिया गया है भारत सरकार की तरफ से कि आप ओपन प्रोक्योरमेंट सिर्फ करेंगे राइस और व्हीट के लिए, क्योंकि देखो हर तरह के क्रॉप्स का पूरा पूरा प्रोक्योरमेंट तो संभव है नहीं कि फार्मर जितना लाए उतना वो खरीद ले। तो एमएसपी में भी ओपन प्रोक्योरमेंट मतलब विदाउट लिमिट प्रोक्योरमेंट राइस और व्हीट के लिए होता है, बाकी सब पे थोड़े बहुत लिमिटेशंस होते हैं। अब इस कारण से फार्मर जो हैं वो हर जगह राइस और व्हीट उगाना चाहते हैं, बिकॉज राइस और व्हीट पे उनको गारंटेड रिटर्न मिलता है। अब दैट लीड्स टू प्रॉब्लम्स ऑफ फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। फॉर एग्जांपल फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, वहां पे भी दे हैव स्टार्टेड ग्रोइंग राइस, जबकि राइस डज नॉट नेचुरली सूट टू पंजाब एंड हरियाणा रीजन, बिकॉज राइस क्रॉप के लिए यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर। तो स्टार्टिंग में द ग्राउंड शुड बी सबमर्ज्ड अंडर वाटर। इसके लिए फिर पंजाब हरियाणा के फार्मर्स एक्सेसिव ट्यूबवेल का इस्तेमाल करके ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल भी नीचे जाता है, पॉल्यूट भी होता है, प्लस ओवरऑल आप कह सकते हैं कि फॉल्टी अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा है बिकॉज ऑफ एमएसपी, बिकॉज एमएसपी इज ओपन एंडेड फॉर टू क्रॉप्स ओनली, राइस एंड व्हीट, दैट इज लीडिंग टू सम फॉल्टी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। उसके अलावा और देखिए, राइस और व्हीट पे ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट होता है, तो फार्मर जाकर के राइस और व्हीट खुले मंडी में बेच आते हैं एफसीआई को, और एफसीआई को पूरा पूरा खरीदना होता है। इट कैन नॉट डिनाई बाइंग राइस एंड व्हीट बिकॉज उसका ओपन प्रोक्योरमेंट करना है, बट एफसीआई के लिए इतना स्टोरेज फैसिलिटी तो है नहीं, तो साइंटिफिक स्टोरेज जब नहीं कर पाता है तो फिर क्या करेगा, ऐसे खुले में रख देता है एफसीआई अनाज को, ऐसे प्लास्टिक वगैरह से कवर करके, जिस कारण से होता क्या है, चूहे खा जाते हैं, बहुत सारे रोडेंट्स बर्बाद कर देते। तो हमारे देश के अंदर एक तरफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक ऐसे 111 112 है आउट ऑफ 125 कंट्रीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी तो आई है रैंकिंग, राइट। और दूसरे तरफ हमारे देश में लगभग 35% टू 40% ग्रेन्स बर्बाद होते हैं,
उसमें ग्रेन्स बर्बाद होने में एक बड़ा कारण तो है एफसीआई का अनसाइंटिफिक स्टोरेज। और एफसीआई अनसाइंटिफिक स्टोरेज इसलिए है क्योंकि राइस और व्हीट पे ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है। तो दैट इज द लॉजिस्टिकल नाइटमेयर द एक्सपर्ट्स वे टॉकिंग कि अभी जब एमएसपी पे ये हाल है, सोचिए अगर एमएसपी पे ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट होने लगा तो और कितना प्रॉब्लम होगा। उसके अलावा जब पीडीएस की दुकान पे सामान पहुंचता है तो दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ करप्शन। पीडीएस वाले खा जाते हैं, मार्केट में बेच देते हैं हाइयर प्राइस पे, बोलते हैं लोगों से कि नहीं नहीं ग्रेन खत्म हो गया। सो इससे अच्छा सरकार के दिमाग में नए नए आइडियाज भी हैं कि क्यों ना लोगों को डायरेक्ट सब्सिडी दी जाए, फार्मर्स को सीधा सीधा पैसा दिया जाए अंडर सेवरल काइंड्स ऑफ स्कीम्स। उसमें से एक तरह का स्कीम है पीएम किसान, जिसमें 6,000 रुपए फार्मर्स को दिए जाते हैं। उसको बढ़ाया जा सकता है एमएसपी के जगह पे, और लोगों को अकाउंट में भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया जाए कुछ पैसा। जो गरीब हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया जाए उनके अकाउंट में पैसा, जिससे जाकर के वो मार्केट रेट पे फूड ग्रेन्स खरीद ले। फार्मर भी अपना क्रॉप मार्केट में बेचे, लोग भी मार्केट से खरीदे, इससे कॉम्पिटिटिव मॉडल भी बना रहेगा। और ये तमाम जो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं एंड ऑल, ये सब भी प्रॉब्लम्स खत्म होंगे। सरकार के ऊपर एक्सेसिव फिस्कल बर्डन भी कम होगा, क्योंकि सरकार को ये फूड सब्सिडी के लिए एफसीआई के थ्रू जो प्रोक्योरमेंट करके लोगों तक पहुंचाते हैं, उसमें फूड सब्सिडी में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। कई सारा फूड ग्रेन तो बर्बाद भी हो जाता है। तो दैट इज वाई ये जो डिमांड है, ये इन जनरल एक्सपर्ट्स का मानना है कि एमएसपी को स्टैट्यूटरी बेसिस देना, दिस डिमांड इज फिजिकली इम्प्रूडेंट, प्लस it will create logistical challenges also, plus this demand will create troubles for India at WTO because this will lead to further violation of agreement on agriculture। अब ये क्या मामला है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा आधा घंटा और डिस्कशन करना होगा, वो आज हम लोग नहीं करेंगे। और अगर आप ये टॉपिक समझना चाहते हैं कि हाउ दिस एमएसपी डिमांड विल लीड टू प्रॉब्लम्स एट WTO, उसके लिए आप 29 अगस्त 2023 का न्यूज़पेपर एनालिसिस जाकर के देखिए। पहला टॉपिक, देयर यू विल गेट टू नो अबाउट WTO आल्सो, व्हाई इट वाज क्रिएटेड, विथ व्हाट पर्पस इट हैज बीन क्रिएटेड, एंड हाउ दिस एमएसपी प्रोविजन कैन लीड टू चैलेंजेस फॉर इंडिया एट WTO। ये बातें यहाँ लिखी गई। स्टैट्यूटरी स्टेटस टू एमएसपी, एमएसपी इज अ प्राइस इंश्योरेंस स्कीम 22 नोटिफाइड क्रॉप्स प्रपोज्ड बाय CACP, फाइनलाइज्ड बाय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। MS स्वामीनाथन कमेटी ने कहा 1.5 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुड बी एमएसपी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या तो A2 होता है, A2 प्लस FF होता है, नहीं तो C2 होता है। ठीक है, ये C2 होगा कॉम्प्रिहेंसिव। मौजूदा टाइम में तो A2 प्लस FL लिया जाता है। 2020 में देयर वर 3 फार्म लॉज बाय द गवर्नमेंट, उसको लेकर के स्ट्रॉन्ग फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ। डिमांड था कि टेक बैक द लॉज, सरकार ने वापस ले लिए तीनों कानून को। अभी डिमांड है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो C2 टाइप लिया जाए, C2 टाइप लिया जाए, एंड स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया जाए एमएसपी को। एमएसपी को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिए जाने पे सरकार ने बनाया संजय अग्रवाल कमेटी, और संजय अग्रवाल कमेटी का अभी तक कोई रिकमेंडेशन आया नहीं है, और यही कारण है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं फिर से। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next topic is World Government Summit 2024. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. देखिए, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट यूएई की सरकार कराती है साल 2013 से। हर साल ये होता है, एनुअल समिट है, जिसमें दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स, लीडर्स, एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया जाता है टू डिस्कस ऑन इम्पॉर्टेंट ग्लोबल इश्यूज। हर साल ये दुबई यूएई में कराया जाता है। इस साल हम लोग ज़्यादा इस पे ध्यान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि साल 2024 के वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के गेस्ट ऑफ ऑनर है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने इस वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में पार्टिसिपेट भी किया ऑन 11 फरवरी। इस साल का वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। और जब यूएई गए हमारे प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने वहां की सरकार के साथ कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स भी साइन किए। उसमें से एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू रीजनल कनेक्टिविटी। देखिए, G20 समिट के दौरान एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया गया था। उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का नाम है IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। IMEEC नाम होगा इसका। ये तो ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर is being developed, has been proposed at G20 as a counterpart to Belt and Road Initiative of China। तो ये जो IMEEC है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पहला स्टेप अब लिया गया है इस पर्टिकुलर मीटिंग में बिटवीन
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड गवर्नमेंट ऑफ यूएई एक इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट डेवलप किया गया है ताकि ये जो पहला पार्ट है इस IMEC का, इंडिया और यूएई के बीच में कनेक्टिविटी, इसके रिलेटेड काम शुरू किया जाए। उसके अलावा जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है हमारे देश के, जैसे हमारे देश का रुपे जो है कार्ड, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड सिस्टम, उसको इंटीग्रेट किया जाएगा विथ J1 ऑफ यूएई। और जो हमारे देश का ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है UPI, उसको लिंक किया जा रहा है विथ आनी ऑफ UAE। बोथ दीज स्टेप्स आर इन लाइन विथ गोल ऑफ इंडिया ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी। उसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंटरैक्ट करेंगे इंडियन कम्युनिटी के जो लोग UAE में रह रहे हैं उनके साथ अंडर प्रोग्राम जिसका नाम है ऐलान मोदी। तो हो सकता है पीटी में आपसे पूछ ले कि ऐलान मोदी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज व्हाट, ऐसा कुछ सवाल आ जाए। और प्रधानमंत्री जी ने एक टेम्पल इनॉग्रेशन भी किया है UAE के अंदर, जो होगा बचा वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान मंदिर, बाप्स मंदिर। इट इज फर्स्ट हिंदू स्टोन टेम्पल इन अबू धाबी बिलोंगिंग टू वासनेव सेक्ट। इसके अंदर 7 शिखर्स हैं। 7 शिखर्स रिप्रेजेंट 7 एमिरेट्स ऑफ UAE। UAE आपको पता है 7 एमिर्स या एमिरेट्स के किंगडम से मिल करके बना है UAE। 7 किंगडम्स या 7 एमिरेट्स से मिल करके बना है, तो 7 एमिरेट्स को रिप्रेजेंट करती हुई 7 शिखर्स हैं इस टेम्पल के अंदर। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 बाय UAE गवर्नमेंट सिंस 2013 गैदरिंग पॉलिसी मेकर्स टू डिस्कस ग्लोबल इश्यूज। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे प्रधानमंत्री जी। थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, अदर एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड UAE, इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क फॉर IMEC, पेमेंट प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन, ऐलाने मोदी एंड टेम्पल इनॉग्रेशन ऑफ बैप्स मंदिर। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया जनवरी महीने में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, फिर उसको फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट के दौरान भी अनाउंस किया और उसके लिए कुछ बजट एलोकेशन भी किया। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का टारगेट है कि हमारे देश के अंदर 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर पैनल्स इंस्टॉल कराए जाएंगे, रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम ऑन 1 करोड़ हाउस होल्ड अंडर दिस प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। दिस इज द टारगेट। एक और बात कही गई प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत कि ये जो 1 करोड़ हाउस होल्ड्स होंगे जिनके छतों पे सोलर पैनल्स लगेगा, इन परिवारों को 300 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट 300 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ। अब ये जो प्रोविजन है कि 300 यूनिट्स फ्री ऑफ कॉस्ट पर मंथ टू दीज 1 करोड़ हाउस होल्ड्स दिया जाएगा, इस प्रोविजन को इंप्लीमेंट करने के लिए फिर हमारी सरकार एक अलग से सब स्कीम लेकर के आई है अंडर दिस प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। उस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और ये जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि जिस घर के ऊपर सोलर पैनल लगा रहेगा उस घर को मुफ्त बिजली दी जाएगी 300 यूनिट पर मंथ। इससे लगभग 15,000 से 18,000 रुपए सालाना बचा सकता है एक हाउस होल्ड। तो गरीब परिवारों को इससे एक अच्छा इंसेंटिव मिलेगा अपने छतों के ऊपर सोलर पैनल लगा करके। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना इंटरिम बजट 2024-25 में अनाउंस किया गया। 1 करोड़ घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम, इन घरों को 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट पर मंथ भी मिलेगा। और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार लेकर के आई है प्रधानमंत्री घर मुफ्त बिजली योजना, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। स्टेट फ्रूट ऑफ असम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम GS पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। छोटा सा टॉपिक है। जो काजी नींबू होता है असम का, उसको असम सरकार ने डिक्लेयर कर दिया स्टेट फ्रूट ऑफ असम। इस फ्रूट को 2019 में GI टैग भी मिला है असम से। मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम GS पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, कल हमने असम बजट डिस्कस किया और वहां पे हमने 18 फ्लैगशिप स्कीम्स डिस्कस किया असम सरकार के। अष्टदश मुखतर उन्नयन माला इनको कहते हैं। उनमें से एक फ्लैगशिप स्कीम था मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम। इस मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम का मेन गोल है कि गर्ल्स को मोटिवेट किया जाए टू टेक अप हायर एजुकेशन। उसके लिए उनको मॉनेटरी इंसेंटिव दिया जाएगा। 10,000 का मॉनेटरी इंसेंटिव फॉर गर्ल्स ज्वाइनिंग क्लास 11th, 12,500
फॉर गर्ल्स ज्वाइनिंग फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन और 15,000 फॉर गर्ल्स हु विल गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये बात तो हमने कल ही देख ली थी, लेकिन दो बातें थी जो कल मैंने नहीं बताई, कल के अखबार में भी नहीं आया, कहीं आया नहीं, आज के अखबार में आया है, इंडियन एक्सप्रेस में आया है। ये जो मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम है, इसमें सिर्फ अनमैरिड गर्ल्स को ही बेनिफिट दिया जाएगा और वही गर्ल्स को बेनिफिट दिया जाएगा जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेंगी टू परस्यू हायर एजुकेशन। तो ये जो अनमैरिड गर्ल्स वाला प्रोविजन है, इससे सरकार टारगेट करना चाह रही है द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड मैरिज। तो सरकार ने क्रैकडाउन स्टार्ट किया चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट। तो चाइल्ड मैरिज को रोकने का एक इनिशिएटिव आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम, जिसके अंतर्गत अनमैरिड गर्ल्स विल बी गिवन इंसेंटिव। ऑफ कोर्स इससे हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट तो बढ़ेगा ही, बट चाइल्ड मैरिज का भी प्रॉब्लम कम होगा। स्टेट फूड ऑफ असम वाला तो मुद्दा देख लिया, मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम, मॉनेटरी इंसेंटिव फॉर गर्ल्स फॉर हायर एजुकेशन बट ओनली अनमैरिड गर्ल्स इनरोल्ड इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो इससे ड्यूअल गोल फुलफिल होगा, हायर एजुकेशन इनरोलमेंट भी बढ़ेगा और चाइल्ड मैरिज कम होगा। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड, दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं और स्टेम से रिलेटेड, स्वाति पोर्टल से रिलेटेड तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में नहीं लिखा था, एसएमइस में लिखा है असम वैभव, इसलिए पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।